बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक कहेंगे। एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं अर्मिला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से एक नए दिन का आगाज़ कर चुके हैं या करने वाले हैं। दोनों सूरतों में हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। एंड एज आई ऑलवेज से अल्लाह करे आज का दिन आपकी ज़िंदगी के अच्छे दिनों में एक इजाफा साबित हो और बहुत अच्छे से गुजरे। सिंस इस वीकेंड सो बहुत सारा काम रैप अप भी करना है। आज का स्केड्यूल, आज का टाइम, उसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाला सुबह अगर कर लेंगे तो फिर आपको शाम में या दिन में परेशानी थोड़ी कम होगी। जहां बहुत से लोगों की ज़िंदगी में बहुत सी मसरूफियात हैं, इसी तरह पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए ये कि उन्होंने फ़्लाइट लेनी है वापस। और कितने बजे की फ़्लाइट है आज? कोलंबो से बरास्ता, कोलंबो से बरास्ता दोहा है यहाँ। उस मैच के बाद टीवी क्या कुछ भी नहीं देखा। कोलंबो से जो पाकिस्तान आने वाली फ़्लाइट है पीके अपनी रवानगी के लिए तैयार है और पाकिस्तानी प्लेयर्स आने के लिए तैयार है। कल दिल का खिलौना ऐसा टूटा, वो कहते हैं ना, उम्मीदों का घरौंदा ऐसा बहा कि कोई आस ना रही, कोई ज़िंदगी में बस जिसे कहते हैं रंग ख़त्म हो गए कल हमारी। और एशिया कप का पाकिस्तान का वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब बदल गया और पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो गया। अब कल श्रीलंका से मुकाबला था और पाकिस्तान का जो एशिया कप का सफ़र है वो बिल्कुल तमाम हो गया। बैटिंग के बाद बॉलिंग और बॉलिंग के बाद फिर बैटिंग और बैटिंग के बाद फिर बॉलिंग, सारी जो कह रहे ना मायूसी हमें नज़र आई। अनफॉर्चुनेटली दो के हम चाहते थे और हम बैक भी कर रहे थे अपनी टीम को और आइंदा करेंगे भी, बट एट द एंड ऑफ द डे वी रियली वांटेड कि पाकिस्तान, या हम ओडीआई की बात करें, दुनिया की नंबर 1 टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंचने का तो उनका बनता था। हम चाहते थे कि दुनिया की नंबर 1 टीम एशिया में भी नंबर 1 हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम दुनिया में नंबर 1 होने के साथ अब तो खैर वहां पे भी पॉइंट्स कम हो गए हमारे। खैर थोड़ी सी आपको एक ओवरव्यू दे दें। कल पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, ये इंतहाई डू और डाई सिचुएशन का मैच खेला गया। मैच पहले 50 ओवर्स का था, फिर 45 और बाद में 42 ओवर्स तक इसको महदूद कर दिया गया। और इसके बाद जब पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, इब्तदा में लगा पाकिस्तान अच्छा नहीं खेल पाएगा और अच्छा नहीं भी खेला। शुरू में पाकिस्तान को फ़खर ज़मान की सूरत में नुकसान उठाना पड़ा। बाद में पाकिस्तान ने अच्छा कमबैक किया। इफ्तिखार चाचा एंड रिजवान साहब ने अच्छी बैटिंग की। 252 रन का एक अच्छा हदफ जो कि रन बॉल था, यानी कि आप 6 रन की औसत से वो हदफ दिया गया। और हमें ऐसा लगा कि चूँकि हमारी बॉलिंग कंपैरेटिवली अच्छी है, दो के कुछ इसमें नए प्लेयर्स थे कल जो अपना डेब्यू भी कर रहे थे, जैसे हम ज़मान की बात कर रहे थे या वसीम भी इतना नहीं खेले हुए, तो लेकिन फिर भी हमें लगा कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन जो विकेट थी वो बहुत ही सपोर्टिव हो गई और मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। मैं ये नहीं कहता कि मुकाबला नहीं किया। जब अर्मिला हसन मैच आखिरी बॉल तक एक टीम ले जाती है ना, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उन्होंने एक अच्छा कॉन्टेस्ट बिल्ड किया है। तो मैं कुछ खास मायूस नहीं हूँ। हार तो हार होती है और हार वैसे भी यतीम होती है, कहते हैं उसका कोई बाप नहीं बनता और कोई जिम्मेदारी नहीं लेता उसकी। लेकिन इसके बावजूद आई थिंक इट वॉज अ वेरी वेरी क्रूशल मैच, मजे का मैच था। और बिलाखिर कल श्रीलंका जो कि डिजर्व करता था, उसने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। एक्चुअली डिजर्व्ड। और श्रीलंका ने जो कह लिए ना, जो अपना हदफ सेट किया था उसको चेज भी किया। चलिए जी, इसी पे तमाम तर बातों पे तज्जिया ले लेते हैं। और अब भारत और श्रीलंका का फाइनल होने वाला है, उसमें क्या कारकर्दगी रहेगी? जितना टफ टाइम श्रीलंका ने पाकिस्तान को दिया, क्या वो इंडिया को भी दे पाएंगे? इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ सैयद मोहम्मद अवैस मौजूद हैं और इसके साथ साथ अब्दुल माजिद भट्टी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आगाज हम अब्दुल माजिद भट्टी साहब से करेंगे। भट्टी साहब, कल के मैच पे तज्जिया, कि बस इसके अलावा कोई सवाल नहीं है मेरा। देखिए उर्मिला, मेरा ख्याल में चूंकि वीकेंड शुरू होने वाला है तो टीम ने कल कौम को भी आजाद कर दिया कि भाई एंजॉय करें, वीकेंड आना है। लेकिन मेरा ख्याल में इसमें कोई शक नहीं कि अच्छा मैच था, आखिरी गेंद तक गया, पाकिस्तान हार गया। लेकिन हमने जो प्लानिंग की हुई थी, नो डाउट हमारी टीम अभी भी बेस्ट टीम है। हमने वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन ऐसे हासिल नहीं की, लेकिन जो लैक ऑफ प्लानिंग थी वो इमरान ये थी कि हमने अपने प्लेयरों को आराम नहीं दिया। कल देखें थकावट का शिकार नजर आए शाहीन शाह अफरीदी, बल्कि चलते चलते मैं आपको ये भी खबर देता जाऊं कि उनका निकाह तो हो गया, मंगल को उनकी रुखसती है। कल जब मैच इख्तितामी लम्हात में था उस वक्त मेरे पास भी शादी का कार्ड आया। तो हमने अपने प्लेयर्स को रेस्ट नहीं दिया। हम दुनिया की सारी लीग्स में अपने प्लेयर्स को खिला रहे थे। कल जब हमें फोर्स 5 चेंजेस करना पड़ी तो अब्दुल्ला शफीक के अलावा आप देखें
हमारे प्लेयर शायद इन मैचों के लिए तैयार नहीं थे। इवन हमने नेपाल जैसी टीम के खिलाफ अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम उतार दी। अफगानिस्तान के खिलाफ जब हम 2-0 से वनडे सीरीज जीत गए तो फिर हमें लालच आ गया कि हम वर्ल्ड नंबर 1 बनेंगे, तीसरा मैच जीतेंगे, वहां भी हमने अपनी टीम में चेंज नहीं किया। तो मेरे ख्याल में अगर वर्कलोड मैनेज करते, हम अपने प्लेयर्स को आराम देते, इंजरीज भी कम होती और ये प्लेयर्स जिस तरह कल हमें थके थके लग रहे थे वो सूरत हाल नहीं होती। लेकिन थोड़ा सा हमारे मीडिया के दोस्तों का भी कसूर है। हमने जितनी हाइप बनाई थी, हमने अपनी टीम को वक्त से पहले ट्रॉफी पकड़ा दी थी, ये नहीं देखा कि दूसरी टीमों की भी तैयारी अच्छी है। तो मेरे ख्याल में एक ये क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्रिकेटर्स और पीसीबी के दरमियान काफी दिनों से एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो टेंशन चल रही है उसका भी अभी तक नतीजा नहीं आया। 2.5 महीने हो गए ये मामला जो है ये अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ये बहुत सारी मीटिंग हो चुकी हैं। उम्मीद है कि मंडे के बाद तो ये तो भट्टी साहब, अगर एशिया कप की ट्रॉफी पाकिस्तान आ जाती तो शायद कॉन्ट्रैक्ट भी निकल आता। सरकारी इदारों में तो यही होता है, यूजुअली हमने देखा है कि कोई अचीवमेंट जब होती है, जब थोड़ी बल्ले बल्ले होती है तो फाइल पे साइन हो जाते हैं। लेकिन आपने कहा कि अभी तक मामला फंसा हुआ है। ठीक है, वैसे आपने भट्टी साहब का इनिशियल जो एनालिसिस है वो सुना। आपसे मैं स्ट्रेट अवे कैप्टेंसी के हवाले से मैं क्वेश्चन करूंगा। कल जहां पे बाबर के फ्लॉज बहुत ज्यादा हैं, कल बाबर के पास ऑप्शंस भी ऐसा लगता है कि बहुत ही कम थे। पहली गेंद से लेकर एंड तक कंसर्न नजर आए। बॉलर्स का प्रॉब्लम यह था कि बॉलर जिस लेंथ के ऊपर फील्ड प्लेसिंग कर रहे थे वहां पे बॉल नहीं कर रहे थे। और मैं जिंदगी में पहली दफा हुआ लास्ट बॉल जिसके ऊपर 2 रन बने कि एक गेंद पे 2 रन चाहिए हो, सेमीफाइनल हो और इतनी आसानी से बन जाए कि बॉल जा रही है और बिल्कुल सुकून से वो प्लेयर्स, यानी कि यहां पे कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस का लैक नजर आता है कि आपने क्या किया। और बाबर ने उस वक्त, खैर वो इनएक्सपीरियंस थे, डेब्यूटेंट थे, डेब्यू कर रहे थे अपना जमान, उनको कहा भी कि आपने बॉल किधर की है और फील्ड किधर लगाई है। तो कैप्टेंसी को कैसे देखते हैं जी, आपका क्या एनालिसिस है? क्या बाबर एक अच्छे कप्तान साबित हुए हैं या नहीं? ही स्टिल नीड्स टू लर्न मोर बेटर स्ट्रेटजीज। देखिए, जो अनफॉर्चुनेट था इस एशिया कप के अंदर फिर जो सी है वो ऑब्वियसली तनकीद बनती भी है बाबर आजम पे कप्तानी को लेकर, खास करके कल के मैच में। कहता हूँ कि एक तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो बेबस मुझे नजर आ रहे थे क्योंकि बॉलिंग यूनिट को समझ नहीं आ रही थी कि मैं किससे ओवर्स करवाऊं और कहां पर करवाऊं, क्योंकि जब आपके स्ट्राइक बॉलर्स इंजर्ड हो तो आपको बिल्कुल ही हकीकत आप प्रेशराइज में नजर आते हो। लेकिन एक थोड़ा सा मैं अपना भट्टी साहब भी बैठे हुए, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती। पाकिस्तान टीम ने, ये रिवायत पाकिस्तान टीम की थी कि पाकिस्तान टीम हमेशा टॉस से पहले टीम बताती थी कि कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है। ये काफी कम अरसे से अफगानिस्तान सीरीज के बाद मैंने देखा कि पाकिस्तान टीम में पता नहीं कौन सा नया स्पार्क आ गया कि एक दिन पहले टीम अनाउंस कर देते हैं। निकल गया ना वो स्पार्क, तब्दीलियां हो गई। इसका मतलब देखें ना, दूसरी टीम के पास टाइम होता है कि वो अपनी जो भी हिकमत अमली करनी है वो करती है उसके ऊपर। फिर दूसरा आपने एक और कल ब्लो दिया कि टॉस से पहले आपने कहा जी अब इमामुल हक नहीं खेल रहे, साउथ को बुखार है, तो ये टीम एक और अपना फिर आपको पता है प्रेशराइज सिचुएशन आपकी बनती है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर कि चले आपने थोड़ी बहुत चेंजेस की, अब्दुल्ला शफीक को आप लेके आए, जो आपका एक इशू था रन अप बॉल का कि मैं बार बार इस पे हाईलाइट करता था कि आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट फ्लॉप हो रहा है, आप बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स खेलते हो, डॉट बॉल्स आपके लिए क्राइम है। यहाँ पर आपने चले थोड़ा सा अब्दुल्ला शफीक को बीच में ले, लेकिन आपका स्टार्ट ऑफ द ओवर भी आप देखें बहुत स्लो थे आप लोग। मिडिल ऑर्डर के अंदर आप देख लें, फिर रिजवान ने आके चिप इन किया, इफ्तिखार ने, लेकिन सबसे बड़ा जो कल फ्लॉर है वो आपकी फील्डिंग रहा है। बॉलिंग तो आपकी है ही है, आपकी फील्डिंग बहुत ज्यादा फ्लॉ रही है। आप कैप्टनसी पे आप कर रहे हैं, मैं हमेशा ये बात करता हुआ आया बाबर को देखते हुए कि आपने ऐसा फास्ट बॉलर जब आप बॉलिंग करवा रहे हो तो मैंने बाबर को कभी नहीं देखा कि बॉलर से जाके वो बात कर रहा हो। कल शाहीन शाह अफरीदी जमान खान से बात कर रहे थे, उसके बाद बाबर आए भागते हुए, उन्होंने बात की। लाइक वो जो एक कम्युनिकेशन गैप है वो बाबर आजम का हमेशा रहा है। वो आपको पता होगा इमाम ने भी पॉइंट आउट किया था कि बाबर बहुत कम बात करते हैं। मैं तो उनके साथ अंडर 19 खेला तो मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज की समझ में आती है कि मुझसे वो क्या चाह रहे हैं कि मैंने कैसे परफॉर्म करना है या मैंने क्या करना है। आपका ये थोड़ा सा एक इश्यू है कि जो जब तक आप कोऑर्डिनेशन प्लेयर्स के साथ नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, तो आप उसको कूल डाउन कहां से करवाएंगे। सेकेंडली आपका सबसे बड़ा जो फ्लॉ इस वक्त नजर आता है वो आपकी स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है, जिसपे बार बार तनकीद होती है। कभी आपके पास 3 स्पिनर्स होते थे, जो जेन्युइन स्पिनर्स की मैं बात कर रहा हूं। Yes, that's very important. Genuine spinners. शदाब खान को पता नहीं किसने दिमाग में डाल दी है ये बात कि तुम बैटिंग ऑलराउंडर हो, तुम स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं हो, बल्कि वो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर के अपना हैसियत से पाकिस्तान टीम में उनकी शमूलियत हुई थी। एक ओवर आप तेज करवाते हो, एक ओवर आप कोशिश करते हो कि मैं फ्लाइट करवा सकूं। आज से कुछ साल पहले मुझे याद है हम ही बात करते थे कि गूगली जोन सी है, इमरान ताहिर के बाद वन ऑफ द बेस्ट गूगली जोन सी है वो शदाब खान के पास है। आज आपकी गूगली कहाँ चली गई है, मुझे समझ में ड्रिफ्ट आपकी बॉल में है नहीं। तो ये मामला जोन से आई गेस वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान टीम के लिए चैलेंजिंग भी हैं, फिटनेस के भी हैं, क्योंकि आपने T20 लड़कों को बहुत ज्यादा खिलाई है।
अराउंड द क्लॉक कोई आपकी स्ट्रैटेजी है नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि आप उनको कर सके एक लीग खेलनी है, 3 खेलनी है। अच्छा अवैस, आपका ओपिनियन भी आया, भट्टी साहब भी चूंकि हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, अभी अवैस ने जो पॉइंट आउट किया है कैप्टनसी को लेकर, और जो कल एक कंफ्यूजन नजर आई है, कम्युनिकेशन गैप नजर आया बाबर और प्लेयर्स के दरमियान, दो कि इससे पहले भी काफी एनालिस्ट इस हवाले से पॉइंट आउट कर चुके हैं, इसको आप किस तरह से कमेंट करेंगे? और आगे चूंकि फिटनेस की बात करिए, और फिटनेस में हमने देखा है कि पिछले मैच के अंदर भी उसके बाद हारिस रऊफ हो, नसीम शाह हो, कल इमामुल हक नहीं खेले, इनके फिटनेस के मसाइल हैं। तो आगे बड़े टूर्नामेंट आ रहा है, वर्ल्ड कप है, एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, उसके अंदर अगर ये फिटनेस के इश्यूज रहे तो फिर तो बड़ी मुश्किल होगी। अभी ये जो मोमेंटम टूटा है, इसके बाद फिर दोबारा से अपनी पेस में आने के लिए दे रिक्वायर्ड टाइम एंड फिटनेस एट द सेम टाइम। देखिए वर्ल्ड कप में तो उर्मिला अब टाइम नहीं है। 6 तारीख को पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में पहला मैच नीदरलैंड के खिलाफ खेलना है, लिहाजा यही वो प्लेयर हैं जिन पे हम तकिया कर सकते हैं, क्योंकि अगर अब हम बाहर से लेकर आएंगे, कल हमने जमान खान को बाहर से लाके देख लिया। एक में सबसे इंटरेस्टिंग चीज हुई कि शाहनवाज दानी को कराची से कोलंबो किस लिए ट्रेवल करवा लिया गया, जबकि कल का मैच तो देख लेते, उसके बाद शाहनवाज दानी पहुंच जाते, लेकिन माले मुफ्त है ना, तो क्रिकेट बोर्ड को परवाह नहीं है, बिजनेस क्लास में आपने ट्रेवल करा दिया। लेकिन उवैस ने जो बात की बाबर आजम की कप्तानी की, बिल्कुल मैं भी यही कहता हूं कि जब प्रेशर में वो आते हैं, लगता है कि उनके चेहरे पे हवाइयां उड़ी हुई हैं। एक आपको याद हो, किसी एक सीरीज में जब रिव्यू ले लिया था मोहम्मद रिजवान ने, तो बाबर ने दूर से आवाज लगाई कि भाई ये तो रिव्यू मैंने लेना था, आपने कैसे ले लिया? उस वक्त से काफी टाइम हो गया, तो 10 महीने साल पुरानी बात है। मुझे लग रहा है कि मोहम्मद रिजवान भी आप देखें पीछे पीछे रहते हैं, शादाब खान वाइस कप्तान है, वो भी हमें बहुत आगे नजर नहीं आते। तो बाबर आजम प्रेशर सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते। अब कप्तानी चेंज करने का मेरा ख्याल टाइम नहीं है, लेकिन जो करता धरता है, अगर उनकी सीटें बच जाएं तो वो यकीनी तौर पर ये जरूर सोचें कि मैं तो भट्टी साहब एक बात सोच रहा हूं कि कहां से इस एशिया कप के सफर का आगाज हुआ था, कितनी बड़ी बड़ी हम बातें कर रहे थे, हमारी टीम का कितना हाई इमेज उस वक्त था, अफगानिस्तान को हम वाइट वॉश करके आए थे, एंड वी वर लाइक फ्लाइंग इन द एयर, नंबर 1 टीम, बेहतरीन 1 यूनिट खेल रहे हैं। वैसा मैं दोनों तारीफी करते थकते नहीं थे ऑन स्क्रीन। और अब जब ये वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, क्रिकेट कितनी बेरहम गेम है ना, सिर्फ 2 खेलों के बाद, 2 गेम्स के बाद सारा नक्शा पलट के रह गया। हमारी टीम एक दफा फिर उसी इमेज पे आके दोबारा से खड़ी हो गई है, जैसे कि हर वर्ल्ड कप से पहले होता है कि हमें पता नहीं होता हम कैसा खेलने जा रहे हैं। तो वर्ल्ड कप चूंकि फोकस में है, एशिया के अंदर होना है, सर्कमस्टांसेस जो भी हैं, एटमॉस्फेयर जो भी है, वो हमारा समझा बूझा है, कोई इतना नया नहीं हमारे लिए। आप समझते हैं कि इसी टीम, इसी लाइनअप के साथ जाना हमारे लिए ठीक होगा, और क्या कोई स्ट्रैटेजी लेवल के ऊपर तब्दीली एक्सपेक्ट करते हैं आप, जो इस वक्त की जाए जिससे टीम को पुश मिले वर्ल्ड कप के लिए? इमरान देखें, एक तो फोर्स चेंजेस तो इंजरी की सूरत में हो सकती हैं। हारिस और नसीम की सिचुएशन अब पता नहीं कितनी सीरियस है, लेकिन मेरे ख्याल में अवैस ने जो बात की, हमारा स्पिन बॉलिंग का जो डिपार्टमेंट है, अगर हम एशिया में वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और वर्ल्ड कप जीतने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में शादाब खान के साथ जाना मुनासिब नहीं होगा। हमारे पास अबरार अहमद मौजूद है, एक विकेट टेकिंग ऑप्शन है, और जब एक प्लेयर मुसलसल फेल होता है, देखें कल हमने पहले ड्रॉप कर दिया फखर जमान को, जब दोबारा खिलाया वो प्रेशर में था, स्कोर नहीं कर सका। तो मेरे ख्याल में शादाब खान कहीं से हमें ऑलराउंडर नजर नहीं आ रहे। पीएसएल में 4थे नंबर पर आते हैं, पाकिस्तान टीम में वो 7वें 8वें नंबर पर बैटिंग करते हैं, कल भी वो 3 रन बनाकर आउट हो गए। तो मेरे ख्याल में उसामा मीर पे भी थोड़ा सा, उसको भी कॉन्फिडेंस देना चाहिए टीम मैनेजमेंट को। अगर इंजमामुल हक, मिकी आर्थर, बाबर आजम समझते हैं कि शादाब खान को रुखसत करना चाहिए, तो देखें प्लेयर्स परफॉर्मेंस पर बिल्कुल ड्रॉप होते हैं। ये क्रिकेट जो है ना, ये खुशियां बहुत देती है, लेकिन मैंने इमरान इस कराची शहर में, चूंकि मैं कराची में रहता हूँ, कराची प्रेस क्लब में 1996 के वर्ल्ड कप से पहले जावेद मियादाद को रोते हुए रिटायरमेंट लेते देखा। तो जावेद मियादाद ने रोकर रिटायरमेंट ली थी, उन्होंने कहा कि मेरे लिए हालात ज्यादा अच्छे नहीं है, तो लिहाजा अल्लाह ना करे कि ये सिचुएशन आए। फिर मैंने 2007 में किंगस्टन जमैका में जब बॉब वुल्मर का इंतकाल हुआ, उसके 3 दिन बाद जब पाकिस्तान जिम्बाब्वे का मैच हुआ, वहां पर इंजमामुल हक ने रिटायरमेंट अनाउंस की थी। अगर वो फुटेज या वो तस्वीर आपको मिल जाए, इंजमाम रोते हुए अपनी आखिरी
वनडे इनिंग्स खेलने जिम्बाब्वे के खिलाफ जा रहे हैं। ऐसे तो ही। ये क्रिकेट खुशियां भी बहुत देती है, रुलाती भी बहुत है। लिहाजा इससे पहले कि वो सूरत-ए-हाल आ जाए, जब खुदा न खास्ता हमारे प्लेयर्स दोबारा उस इशू मरहले से गुजरे, उससे पहले बड़े फैसले कर लेने चाहिए ताकि वो टीम के लिए भी अच्छे हो। आप किस हद तक मुत्तफिक हैं ये जो अबरार अहमद के हवाले से स्पेशलाइज्ड स्पिनर का जिक्र आपने अवैस किया, क्या अबरार ही हमारे पास बेहतरीन ऑप्शन है या इसके अलावा भी कुछ है? देखिए आपके पास एक तो जैसे हम जब भट्टी साहब भी कह रहे हैं, एक तो मुझे पाकिस्तान टीम की देखें ना जो थिंक टैंक बैठा है, हमेशा मैं एक स्ट्रैटेजी जो मुझे भी याद है कि मैं करता था वो ये था कि जब तक आपकी बेंच लाइनअप स्ट्रांग होगी ऑटोमेटिकली आपकी प्लेइंग 11 स्ट्रांग होती है, क्योंकि प्लेइंग 11 के दिमाग में चल रहा था मेरी रिप्लेसमेंट बाहर बैठी हुई है। आपकी बेंच लाइनअप स्ट्रांग है लेकिन आप उसको टेस्ट ही नहीं करना चाहते। इब्रार पे तो हम जा रहे हैं, जो आपके पास लड़का बाहर बैठा हुआ उसामा मीर, उसको कब आपने टेस्ट करना है? लीग क्रिकेट बेशक वो खेलता हुआ है, उसने अपना, चाहे आप इंग्लैंड में बात करें चाहे जहां भी हैं, कंसिस्टेंटली उसामा मीर परफॉर्म करते हुए हैं। फिर सबसे बड़ा जो आपको एज चाहिए जब आप इंडियन कंडीशंस में खेलने जाएंगे, वहां पर आपको स्पिन बॉलिंग ऑप्शन, खास करके लेग स्पिनर वो चाहिए जो कि परफेक्ट अपनी वेरिएशंस बीच में लाता हो, गूगली को और फ्लिपर को ज्यादा इस्तेमाल करना जानता हो। आई गेस उसामा मीर से बेस्ट इस वक्त आपके पास ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। जो मैं पाकिस्तान सर्किट की बात कर रहा हूँ, जो इस वक्त पाकिस्तान टीम का हिस्सा है लड़के, आप उनको बाहर बिठा रहे हो, आप तो वैसे अब फखर अपनी पोजीशन जस्टिफाई कर रहे हैं और रमीज राजा ने तो इफ्तिखार के बारे में भी कह दिया कि वो सोचें रिटायरमेंट के बारे में, लेकिन कल तो उनकी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है, इवन बॉल के साथ भी बेहतर रही है। तो क्या फखर और इफ्तिखार दोनों अपनी पोजीशन जस्टिफाई करें फॉर द वर्ल्ड कप? देखिए इमरान भाई, एक बात शायद बहुत से लोगों को मेरी बात अच्छी ना लगे, इफ्तिखार के बारे में तनकीद बहुत से लोग करते भी हैं, एज फैक्टर को लेके करते हैं, फिर अनफॉर्चुनेट हमारे यहाँ मीम्स भी बन जाती हैं, लेकिन हमेशा एक बड़ा जो बैट्समैन है, बॉलर है, वो अपने प्लेयर बॉल से जवाब देता है। कल जिस वक्त आपको जरूरत थी, आपके सामने की बात इफ्तिखार ने आपको दिया। बॉलिंग यूनिट की बात करें, देखिए वो पार्ट टाइम बॉलर है, लेकिन मैं बार बार ये तो बात करता हूँ ना, आपके लड़के खेलते हैं लिमिटेड ओवर क्रिकेट। शादाब खान ने कितने अर्से लिमिटेड ओवर क्रिकेट खेली, आप अब यूज्ड टू नहीं हो लॉन्ग स्पेल्स के लिए, आपको इसलिए मार पड़ती है और आपको समझ में नहीं आती कि मैंने लॉन्ग स्पेल्स में वेरिएशंस कहां से लेके आने, क्योंकि आप लिमिटेड खेल रहे हो। इफ्तिखार कम ओवर्स करवाते हो, उसको तो आइडिया नहीं है कि मैंने लॉन्ग स्पेल कैसे करवाने। कल इतनी आसान चीज है, एक क्लब क्रिकेटर को भी पता है कि जिस वक्त लेफ्ट हैंड बैट्समैन बैटिंग कर रहा हो, राइट आर्म ऑफ स्पिनर जो है वो इफेक्टिव होता है उसके आगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड बैट्समैन ज्यादा उसको कट करने की कोशिश करता है, जिसमें आपने कल देखा श्रीलंका जो है वो रिजवान ने उनका कैच छोड़ा जो आपको हर्ट भी किया जी, बहुत आखिर तक। ये चीजें मुझे नहीं समझ में आती कि जब हम बाहर बैठ के चीज सोच सकते हैं, वहां पर थिंक टैंक बैठा है, एनालिस्ट बैठा हुआ है, पाकिस्तान का खुद कप्तान है, उन चीजों के जहन में क्यों नहीं ये बातें आती कि आखिर मुझे वेरिएशंस बीच में, अगर आपका पार्ट टाइम बॉलर अगर आपको पता है कि मुझे विकेट लेके दे सकता है, तो पार्ट टाइम बॉल विकेट पे लेके अब आप पता बातें करना चाहिए, स्ट्रेटजी विद द टाइम उसको तब्दील करना चाहिए। बाबर का भी समहाउ ये प्रॉब्लम रहता है, मुझे लगता है थोड़ा ओल्ड माइंडसेट के साथ खेलते हैं। उनका जो थिंक सोचने का अंदाज है वो ज्यादा कॉन्टेम्पररी नहीं है, जैसे वो बॉल्स को चेंज करते हैं कि दो बॉलर स्पेल कर रहे हैं तो वो किए जा रहे हैं। हमने देखा कल कितनी ज्यादा वेरिएशंस जो श्रीलंकन कप्तान थे वो लेके आए, समझ ही नहीं आ रही थी कौन सा बॉलर आ रहा है कौन सा जा रहा है, ऐसे ऊपर नीचे शफल हो रहा था। भट्टी साहब, लास्ट कमेंट्स आपके, एनीथिंग दैट यू लाइक टू सजेस्ट आफ्टर दिस डिफीट? हम हिस्ट्री नहीं दोहराना चाहते जैसे हम हार के बाद हो जाते हैं, लेकिन ओब्वियसली गलतियों की बात नहीं करेंगे तो सुधारेंगे कैसे? एनी लास्ट कमेंट्स दैट यू लाइक टू ऐड भट्टी साहब? एक इमरान, एक और डिपार्टमेंट है जिसकी अभी तक हमने बात नहीं की, मोहम्मद रिजवान भी देखें थके थके से नजर आ रहे हैं, तो हमें उनके साथ मोहम्मद हारिस, कल हमने उनको बैटिंग में भी देख लिया। मोहम्मद हारिस वनडे फॉर्मेट के लिए मुनासिब नहीं है, T20 के लिए ठीक है, या सरफराज को लेकर आए या आजम खान को डालें। हसीबुल्ला पिशावर जलमी के एक ओपनर थे, बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है, तो मेरे ख्याल में ये भी एक ऐसा शोबा है, क्योंकि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 9 ग्रुप मैचेस खेलने हैं, तो लंबा फॉर्मेट है, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता रिजवान के साथ इंजरी का इशू आ जाए, तो इस जानिब भी तवज्जो देने की जरूरत है। मोहम्मद हारिस वनडे क्रिकेट के लिए ठीक नहीं है। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच अब्दुल माजिद भट्टी और सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे। कल पाकिस्तान का सफर एशिया कप के अंदर खत्म हुआ और क्यों हुआ, वजूहात पे हम बात करें, तो आइंदा आने वाले दिनों में और अगले टूर्नामेंट्स में कोई गलती ना हो, इस हवाले से भी हमने बात की। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट माइंड मैटर्स, जिसमें वकार अहमद मलिक बात कर रहे हैं आलमी शोहरत यावा फोटोग्राफर जो हैं सैयद मेहदी बुखारी, और उनकी पिक्चर्स के हवाले से, क्योंकि उनकी हर पिक्चर के पीछे एक कहानी होती है और उस कहानी के हवाले से बात हो रही है आज के सेगमेंट माइंड मैटर्स पर।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। मेरे साथ सैयद मेहदी बुखारी हैं, पाकिस्तान के कमाल फोटोग्राफर्स। लेकिन फ़ोटोग्राफी तो एक जहत है, इनकी शख्सियत की कई जहतें हैं। राइटर बहुत कमाल हैं और न जाने किताब छापने या किताब लिखने के वाले से क्यों एक हिचकिचाहट है इनके अंदर, वो तो इनसे पूछेंगे। लेकिन बुनियादी तौर पर इनकी जितनी भी तस्वीर हैं वो जब भी मैं देखता हूँ, और पाकिस्तान के जितने बड़े फोटोग्राफर्स हैं जिनकी तस्वीरों ने आलमी पजीराई हासिल की, वो तमाम तस्वीर, उसमें से जो भी तस्वीर आप देखते हैं तो आपके जहन में एक सवाल होता है ना कि ये इसका माहौल क्या होगा जब ये खींची गई, जब ये उतारी गई तो उस वक्त, और ये जितने भी इसमें करैक्टर्स हैं क्या उनसे एक्ट करवाया गया, इसमें कितनी देर लगी, इसकी टेक्निकल डिटेल्स क्या हैं। टेक्निकल डिटेल्स जो हैं वो तो आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते हैं, लेकिन बाकी जो तस्वीर हैं वो किस तरह खींची गई, इनके पीछे, हर तस्वीर के पीछे जो कहानी है वो क्या है, वो जो कहानीकार है, वो जिसने तस्वीर उतारी है, उससे बेहतर कोई नहीं बता सकता। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। शुक्रिया आपका। आज अच्छा, आपकी बहुत सारी तस्वीर हैं जिन्होंने बहुत बहुत पजीराई हासिल की। अगर आप शुरुआत करें एक तस्वीर से, वो एक नेशनल ज्योग्राफिक की आपकी एक तस्वीर है जिसमें एक स्कूल की तस्वीर है। जी हाँ, उसी से शुरू करते हैं। ये कौन सी जगह? ये गुलाग मुली गिज़र डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी स्कूल था, और वहाँ से गुजरते हुए अपनी गाड़ी में मेरी नज़र पड़ी, अंदर से तराने की आवाज़ आ रही थी, पाक सर ज़मीन शादबाद, ये सारे बच्चे ना असम्बली में। मैंने गाड़ी रोक दी। थोड़ा सा मुझे वाज़ेह कर दीजिए, ये जो गुलाग मूली ये किस विलेज है, ये गिज़र, ये फंडर से आप जाते हैं शंदूर की तरफ, बीच में ये छोटा सा गांव आता है गुलाग मूली। ओके। अच्छा। यानी आपने गाकूच से पहले और फंडर के दरमियान में कहीं? फंडर और शंदूर के बीच गाकूच से बहुत आगे। ठीक है, उस भी आगे। मैंने गाड़ी रोकी, अंदर दाखिल हुआ, तो ये बच्चे जो थे ये ओपन एयर पढ़ रहे थे और टीचर इनको पढ़ा रही थी। अच्छा, हालत उनकी ये थी, कईयों के पास स्वेटर्स थे, कईयों के पास स्वेटर्स नहीं थे, और सर्दी बहुत शदीद थी, और पाँव में कईयों के शूज़ भी नहीं थे, जूते भी नहीं थे। मेरे गले में चूँकि कैमरा था, तो स्टाफ ने ये समझा कि कोई छापा पड़ गया या कोई पता करने आ गया कि क्या। अच्छा, वो अलर्ट हो गए। और ये वक्त, अपना साल कौन सा है? ये साल है 2015, और ये ख़ज़ां का मौसम था, लेट अक्टूबर। अच्छा, जब वो अलर्ट हुए हैं तो स्टाफ को मैंने तसल्ली दी कि मेरा कोई ऐसा महकमाना तल्लुक़ नहीं है, मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ, गुज़र रहा हूँ। तो आपके तराने की आवाज़ बच्चों की सुन के अंदर आ गए। अच्छा, उनको लगा कि मीडिया से तल्लुक़ है। मैंने कहा चले मीडिया से तल्लुक़ है, क्योंकि उन्होंने मैं डॉन में लिख रहा था। अब उन्होंने अपने मुझे मसाइल बताने शुरू किए, तनख्वाह लेट मिलती है और वट एवर जो भी सरकारी। मैं अच्छा सुनता रहा। फिर मैंने उनसे पूछा, ये जो बच्चे हैं इनका यूनिफॉर्म कैसे मैनेज होता है? मुझे बताया गया कि गरीब किसानों के, दहकानों के बच्चे हैं और बड़ी मुश्किल से माँ बाप भेजते हैं। फ़ीस तो स्कूल की नहीं है, लेकिन यूनिफॉर्म ऐसा ही है जैसे आपका फटा हुआ, पुराना, स्वेटर नहीं, जैकेटें नहीं। अच्छा, तस्वीर तो मैंने ये खैर उसी मौके पे ली। मैं दोबारा गया इस स्कूल वापस आके, और इनके लिए कुछ सामान लेके गया, कोई यूनिफॉर्म, कोई स्वेटर, कोई जैकेट। ये उसी टूर में, ये बाद में किसी वो बाद में वापस आने के बाद। अच्छा, इसमें एक लड़की थी, वो जब तराना बोला जाता था ना तो वो ऊंचा ऊंचा बोलती थी, अलग से नहीं होते बच्चे शाउट करते, पाक सर ज़मीन शादबाद, उसकी एक अलग ही आवाज़ आती है, बड़ी क्यूट सी बच्ची थी। अच्छा, वो मेरे ज़हन में बैठी हुई थी। जब मैं दूसरी दफ़ा दोबारा गया तो वो उस दिन इतफाक़ी तौर पर बच्ची वहाँ पर नहीं थी। तो मैंने कहा वो बच्ची किधर गई? तो टीचर मुझे कहती कौन सी बच्ची? मैं कहा वो जो केशवर सीन शादबाद अलग अलग से बोलती थी। उसके जहन में आए ना कि वो किस बच्ची की बात कर रहे हैं। अटेंडेंस मंगवा के देखी, मैंने कहा अच्छा ये बच्ची कम है, ये इसको आज बुखार है। ये जो तस्वीर है ये इतनी फेमस हुई कि इसको नेशनल ज्योग्राफिक ने अपने मैगजीन में पब्लिश किया, और पब्लिश होने के बाद चूँकि वो बड़ा आलमी इदारा था, जरीदा था, मुझे पूरी दुनिया से लोगों ने कांटेक्ट किया कि ये स्कूल किधर है, सिर्फ ये तस्वीर देख के कि ये किस माहौल में बच्चे पढ़ रहे हैं, बर्फपोश पहाड़, खुला सेन और धूप में बैठे हुए। तो मुझे बहुत सारे लोग ना सिर्फ इस स्कूल को बल्कि बहुत सारे फॉरेनर्स हैं जो पाकिस्तान विजिट किया और इस स्कूल को देखने गए स्पेशल कि ये कौन सा स्कूल है। कुछ चीज़ें जो हैं जिसको कहें कि इत्तफाक और ख़ूबसूरत इत्तफाकात इस तस्वीर में शायद नज़र आ रहे हैं कि आप ये देखिए कि जब हम इस तस्वीर को गौर से देखते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल एक डार्कनेस है क्लाउड की, और उसकी एक डार्कनेस है, और उसके बाद फिर आपका ये जो इसके ऊपर बड़ी अच्छी लाइट पड़ रही है, जो पीछे पस मंज़र में पहाड़ है। ये जो इत्तफाकात हैं ये अक्सर मिलते हैं या ये बस बहुत
कम होता है कि ये आपकी जो कंपोजिशन है उसके अंदर लाइट और हर चीज़ जो है वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू जो आप चाहते हैं उस तरह हो जाए? नहीं, ऐसा होता नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप राइट मूवमेंट पे राइट प्लेस पे होते हैं, आपने सिर्फ क्लिक ही करना होता है, लेकिन अक्सर औकात आपको वेट करना पड़ता है कि लाइट आपके अकॉर्डिंग होगी, प्रॉपर होगी, तो फिर आप तस्वीर लेंगे। फोटोग्राफर वेट करता है बेसिकली। जो ट्रैवलर होता है वो चलते चलते तस्वीर लेता जाता है और उसने अपनी मंजिल पे पहुंचना है। मेरा कभी भी ऐसा नहीं रहा, मैं वेट करता हूँ। अगर मुझे लगता है कि ये तस्वीर अच्छी लाइट में काबिल तस्वीर या अच्छी तस्वीर आ सकती है जो लोगों को अट्रैक्ट करे, तो उसके लिए मैं रुक जाता हूँ। और कभी कभी 2-2 दिन भी रुकना पड़ता है उसी एक जगह पे, क्योंकि मौसम ही साफ़ नहीं होता। तस्वीर आपके सबसे पहले दिमाग में उतरेगी। कोई भी आप मंजर देखेंगे ना गुजरते हुए, तो मैं तो तभी रुकूंगा जब मेरे दिमाग में आ जाएगा ये इस जगह की तस्वीर होनी चाहिए। अब लाइट उसके अकॉर्डिंग नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। अब आप बैठ जाएंगे। अब मैंने बैठ जाना है वहाँ पे। वो गाड़ी में बैठूं, वो किसी होटल में जाके बैठ जाऊं, वो सड़क के किनारे वैसे बैठ जाऊं, मुझे बैठना पड़ेगा और फिर तस्वीर लूंगा। इसकी कंपोजिशन में जो झंडा है वो बहुत अहम एलिमेंट के तौर पे आया है। और अगेन अब ये आपने खुद तो लगाया नहीं है, और कुछ चीज़ें जो हैं वो अगेन वो आपका अपने, यही तो आर्ट है बुनियादी तौर पे। जो फोटोग्राफी के अंदर जो आर्ट आ जाता है तो ऑफ कोर्स यही है। और उसके बाद ये इस स्कूल में दोबारा कभी जाना हुआ आपका? बहुत दफ़ा। अच्छा, जाते हैं अभी भी? बहुत दफ़ा अभी भी मैं। अब इसकी हालत कैसी है? स्कूल तो वैसे का वैसा ही है और बच्चों की तादाद बढ़ रही है। तनख्वाहें मिल रही है या अभी तक वही गिले हैं? स्टाफ बदल गया था। पिछली दफ़ा जब मैं गया था तो कुछ चेंजिंग थी, लेकिन खुशगवार चेंजिंग थी, क्योंकि इस तस्वीर के फेमस होने के बाद वहाँ पे जो सेक्रेटरी एजुकेशन थे ना, उन्होंने भी मुझसे रब्ता किया था। अच्छा। कि ये आपने बहुत अच्छी तस्वीर ली, तो हम इसको हाई रेजोल्यूशन में प्रिंट करके लगा सकते हैं। तो उस बहाने पर मैंने कहा आपने मुझसे अब रब्ता कर ही लिया, तो 2 बातें मेरी भी सुन लें। तो इनके जितने भी गिले शिकवे थे मैंने इनको पहुँचा दिए थे कि ये उनके मसाइल हैं, ये स्कूल है, इसको एक दफ़ा देख लें। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने देखा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले किसी सेगमेंट में हम बिल्कुल किसी नई तस्वीर के साथ हाजिर होंगे। इस तस्वीर के हवाले से बस ये मेरे जहन में आता है कि यहाँ पे जो एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड से मुराद ये नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा वसाइल यहाँ पे होंगे, लेकिन तालीम जिस तरह की होनी चाहिए, तासुबात, खौफ और इन तमाम चीज़ों से बाला, जिसको आप हकीकी तालीम कहते हैं, इसकी मुझे श्योरिटी है कि इस स्कूल में छत है या नहीं है, बच्चों के पाँव में जूते हैं या नहीं है, लेकिन तासुबात और खौफ से बाला तालीम का एक म्यार जो है वो ये स्कूल ज़रूर दे रहा होगा। ये गिलगित बल्तिस्तान की जो है खूबसूरती है। सैयद मेहदी बुखारी साहब से किसी और सेगमेंट में किसी और तस्वीर के साथ हाजिर होंगे और उस तस्वीर के पीछे जो कहानी है वो उनसे पूछेंगे। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बिल्कुल, बात आप मुलाकात करवाते हैं एक और एक्सप्रेसो हीरो से, इनफैक्ट टैलेंट एज वेल। लातादाद साइकिलिंग इवेंट्स में शिरकत करने वाले एक साइकिलिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। इस्माइल अनवर इनका नाम है। मजीद इंटरनेशनल इवेंट्स में शिरकत के लिए इस वक्त तो थोड़ा सा माली तौर पर मुश्किलात का शिकार हैं। एक तो हमने इस्माइल को इसलिए मदऊ किया कि हम थोड़ा सा इनके करियर के बारे में बात करें। अब तक कहाँ कहाँ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जैसे कि मुख्तलिफ तस्वीर में आप देख रहे हैं, और मुस्तकबिल में क्या चाहते हैं, ये किस किस्म के इवेंट्स में जाना चाहते हैं, जहां पे इस वक्त अगर इनको स्पॉन्सरशिप्स मिल जाएं तो ये आगे लेकर पाकिस्तान के झंडे को जा सकते हैं। इस वक्त इस्माइल ऑल द वे लाइव हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। इस्माइल, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इस्माइल, सबसे पहले तो हम चाहेंगे हमारे देखने वालों को अपने करियर के हवाले से बताएं और स्पोर्ट्स के हवाले से बताएं कि आप कितने अरसे से साइकिलिंग कर रहे हैं, कौन कौन से इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं अब तक? अच्छा जी, अबाउट माय करियर, मैंने ये लाइक 3-4 इयर्स पहले स्टार्ट की थी साइकिलिंग, रोड साइकिलिंग। बेसिकली लॉकडाउन में स्टार्ट की थी। सो इस चीज़ में एक मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट शो हुआ कि यार मैं थोड़ा सा इसमें ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। मुझे एक मज़ा आया चलाने में साइकिल को, तो मैंने इसको परस्यू किया एज अ करियर। और मैं एज एन इंटरनेशनल इवेंट्स के हिसाब से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2 टाइम्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप में शिरकत की है। एक दफ़ा 2022 में मैंने वोलोंगोंग ऑस्ट्रेलिया में शिरकत की है, और अभी रिसेंटली मैंने 2023 स्कॉटलैंड ग्लासगो में शिरकत की है वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। और इसी साल में जून में आई गेस मैंने एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप में भी शिरकत की है। ग्रेट ग्रेट। तो मुस्तकबिल में कौन सा इवेंट है जिसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस्माइल?
अच्छा, मुस्तकबिल में मैंने अभी जो अपकमिंग ईयर है इसमें मैंने थोड़े से इवेंट्स वो स्केड्यूल हुए हुए हैं, जैसे कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, पेरिस ओलंपिक्स है, इसके अलावा दोबारा एशियन चैम्पियनशिप होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो मैंने एशियन चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया है उसमें मैंने टॉप 10 पोजीशन भी होल्ड की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो इस्माइल ये भी बताइए कि इसमें अभी तक क्या आपके साथ किसी कंपनी का, ब्रांड का ताउन, स्पॉन्सरशिप मौजूद है, या आपकी फेडरेशन साइकिलिंग यहाँ पे पाकिस्तान में जो है उसका कोई ताउन मौजूद है, और अगर नहीं तो वो ताउन कैसे हो सकता है और किस तरीके से उस ब्रांड को और आपको कोलैबोरेट करने में, एक दूसरे के साथ चलने में, ताउन में मदद मिलेगी? जी अनफॉर्चुनेटली इस वक्त तक तो कोई भी कंपनी ऑन बोर्ड नहीं है, और फेडरेशन तो आपको पता है पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की कंडीशन थोड़ी सी खस्ता ही होती है, तो किसी भी स्पोर्ट के फेडरेशन में जाएं आप तो फंड्स की कमी होती है, तो इस वक्त तो सेल्फ फाइनेंस पे ही हम लोग। अच्छा, सेकेंड ऑफ ऑल, किसी भी स्पोर्ट्स को अगर आप ऑन बोर्ड लेंगे किसी भी कंपनी को, तो इस तरह से हो सकती है कि असल में हम किसी क्लब के लिए खेलते हैं, ठीक है, तो वी कांट पुट एनी लोगोज ऑन दैट, बट हमारे हेलमेट्स, हमारे शूज़ हम उस पर प्रिंट करा सकते हैं चीज़ें और उसको प्रमोट कर सकते हैं उनकी कंपनीज को। तो दुनिया भर में यही मॉडल फॉलो होता है जो आप कह रहे हैं? बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही। तो आपको अभी तक जो आपकी फेडरेशन है या दीगर चीज़ें हैं, मामलात हैं, किसी स्पॉन्सर ने अभी तक अप्रोच नहीं किया, और इससे पहले जितने भी इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं या रिप्रेजेंट कर चुके हैं, आप अपने ओन पर ही जाते रहे या कोई एक स्पॉन्सर आपके साथ रहा है? जब हमने 2022 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में शिरकत की थी तो मैकडॉनल्ड्स जो है वो पाकिस्तान का वो पार्शली थे ऑन बोर्ड, पार्शली। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये भी बताइए कि साइकिलिंग वैसे आम जिंदगी में कितनी मुफीद एक्टिविटी है आम आदमी के लिए, और दूसरा ये कि हम पाकिस्तान के अंदर साइकिलिंग को लेकर क्यों कोई कमर्शियल इवेंट्स ऐसा होते नहीं हैं, नुमाइशी कुछ रेसेस तो होती हैं इस्लामाबाद वगैरह में मैंने देखा है, या लाहौर में, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ कमर्शियली इसके इवेंट्स मुनक़िद नहीं किए जाते, कोई नहीं होती, मैराथन्स वगैरह रेसेस नहीं होती इसकी, तो इसको हम कैसे फ़रोग दें, क्या करें ऐसा जिससे जो साइकिलिंग है इसको फ़रोग मिले, चूँकि एट द सेम टाइम इट्स क्वाइट हेल्दियर फॉर योर हेल्थ? देखें जी, बिल्कुल पाकिस्तान में क्या कहीं भी साइकिलिंग या कोई सी भी एक्टिविटी इंसान के लिए तो मुफीद है ही है। इसके अलावा ये है कि पाकिस्तान में 2021 के बाद साइकिलिंग ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की हासिल की है, क्योंकि पाकिस्तान 2022 दिसंबर में 117th रैंक पे था, और 2023 अगस्त के बाद पाकिस्तान इज़ अल्हम्दुलिल्लाह 88 रैंकिंग। अच्छा, ग्रेट। इवन इस वक्त हम इंडिया से भी ऊपर हैं रैंकिंग में साइकिलिंग में वर्ल्ड वाइड। ओके, बिल्कुल ठीक है। इसकी बात दूसरी बात ये कि यहाँ पे देखें, जब तक लोग आगे नहीं आएंगे तब तक वही बात है, स्पोर्ट्स काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो लोगों का शिरकत करना भी एक आसान काम नहीं है, जिसकी वजह से लोग पीछे हैं। अब मैंने जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में आगे बढ़ना है, पार्टिसिपेट करना है, इसके लिए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि लोग नहीं है, कंपटीशन इतना कोई वो लोग नहीं है ज़्यादा, तो रेसिंग स्किल्स नहीं है लोगों में, क्योंकि पेलेटन छोटे होते हैं। ठीक, तो इसकी वजह से मुझे स्पेशली स्पेन जाना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दैट, जस्ट दिस रीजन की वजह से। नहीं, आपकी जो सर्विसेज हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि आप एक हेल्दी एक्टिविटी करना चाहते हैं तो व्हाई नॉट, ज़रूर आपको सपोर्ट करना चाहिए वो सभी इदारे जो इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं। हमारी अपील है उनसे जी, आप इस्माइल दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, ज़रूर इनको सपोर्ट करें। इस्माइल, हमारी बेस्ट विशेज़ है, इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में आपसे ज़रूर बात होगी। एक ब्रेक लेनी है हमने, ब्रेक के बाद टॉप ऑफ द आवर, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अवाम की हाकमियत, अवाम के जरिए, अवाम के लिए। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं जमहूरियत के आलमी दिन के हवाले से। आपको मालूम है जो आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है। वैसे तो आज के दिन तमाम जो जमहूरी ममालिक हैं वो इस चीज़ की खुशी मनाते हैं कि उन्हें हक़ इक़्तिदार मुंतकिल करने का और ये इख्तियार मिलता है, और जमहूरियत ही उनको ये इख्तियार देती है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, तो यकीनी तौर पे जमहूरियत हमें एक मजबूरी के सिवा कुछ नज़र नहीं आती। समटाइम्स लोग हम पे इम्पोज कर दिए जाते हैं, जिनको हम अपनी मर्ज़ी से लेकर आते हैं, वो उस तरीके से काम नहीं कर सकते, और अगर काम करते हैं तो वो करप्शंस और दीगर ऐसे मामलात के अंदर मुलविस पाए जाते हैं, जिसकी वजह से मुल्क का निज़ाम नहीं चल सकता। ये जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये इस बात की मज़हर है, इस बात की अलामत है कि इस मुल्क में एक जमहूरी निज़ाम जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह के तहत कायम किया जाना है, जिसमें हाकमियत सबसे पहले अल्लाह की है और उसके बाद इस मुल्क के अवाम की है।
लेकिन यहाँ पे तो मामला आपको मालूम है इसके बरक्स दिखाई देता है। और ये आज की कहानी नहीं है, ये हमारी 75 साल की तारीख है जो ये बताती है। अवाम अपना वोट देकर हुक्मरानों को इक़्तिदार के ऐवानों में भेजते हैं ताकि वो उनके मसाइल हल करें, उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करें, लेकिन ये नुमाइंदे फिर आपको पता ही है कि किस हद तक अवामी मफादात के लिए काम करते हैं। इस वक्त भी 2 करोड़ लोगों की के गुर्बत से नीचे चले जाने का खदशा मौजूद है। बेरोज़गारी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हर साल 30 लाख अफराद ऐसे हैं जो कि गरीब तबके में शामिल हो रहे हैं। और पाकिस्तान में मुतवस्तित तबका इस वक्त कम होता जा रहा है, 42% से कम होकर 33% रह गया है। ये सब कुछ जो अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है UNDP उसकी रिपोर्ट में है। और ये जो हालत है मुसलसल मखदूश होती चली जा रही है, ये हाल है। और वजह इसकी यही है जो जमहूरी तर्ज़ों पर अमल नहीं होता। बिल्कुल, जो ज़्यादातर लोग हैं जो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं वो लोअर क्लास में चलते जा रहे हैं। और इसका ये सारा मकसद जो हम बता रहे हैं, और आज ये जमहूरियत का आलमी दिन जो मना रहे हैं, अब लोगों के लिए, लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम नहीं हो रहा। पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो बाज़ाहिर कोई ऐसी जमात हमें दिखाई नहीं देती जो कि जमहूरियत की जिसको फ़िक्र हो, या जो जमहूरी निज़ाम के जो कह लें उसको लागू करने के लिए, नाफिज करने के लिए कोशिश करी हो, बल्कि पॉइंट स्कोरिंग की बात करते हैं और इक़्तिदार में आने के लिए कोशिश होती है। मुल्क में ऐसे ही निगरान हुकूमत जी, और इस वक्त हमारे सरों पर है, और ये इलेक्शन कब होंगे किसी को पता नहीं है। कोई सियासी जमात जो है इस हवाले से संजीदा हमें दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग हो रही। इसी पर बात करेंगे कि आज जमहूरियत का आलमी दिन तो मनाया जा रहा है, लेकिन क्या हम पाकिस्तान को जहां पर एक जमहूरी रियासत कहते हैं, क्या वाकई वो असल में एक जमहूरी रियासत है? रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। जमहूरियत का आलमी दिन है जी आज, और इस हवाले से हमने इंट्रोडक्शन तो दिया, लेकिन आपसे बेहतर हमें मुझे नहीं लगता कोई एक्सप्लेन कर पाएगा कि वाकई क्या हम जिस जमहूरी निज़ाम की या जमहूरी रियासत की बात करते हैं और दावा करते हैं, क्या असल में वाकई इस मुल्क के अंदर जमहूरियत है? देखिए, जमहूरियत इतना मकबूल है सारी दुनिया में कि जो करप्ट लोग होते हैं और डिक्टेटर होते हैं वो भी जमहूरियत का नाम लेते हैं। तो एक तो यह है कि ये मकबूल है, लेकिन उसकी मकबूलियत का फ़ायदा उठा के लोग जमहूरियत का लिबादा ओढ़कर गैर जमहूरी और आमराना रवैया रखते हैं। पाकिस्तान में अगर कोई जमहूरी हुकूमत थी तो वो अवाइल के 6-7 साल हैं, जब गुलाम मोहम्मद ने और सिकंदर मिर्ज़ा ने ख़ास तौर पे जो एक मशहूर 1954 में मेरे ख्याल में था, वो एक मुकदमा था कि जिस तरह से असम्बली को डिज़ाल्व किया गया और मौलवी तमीज़ुद्दीन उस वक्त स्पीकर थे, तो वो मामला सिंध वो कोर्ट में ले गए, सिंध कोर्ट ने बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि नहीं ये डिसोल्यूशन दुरुस्त थी। उससे हमारी जमहूरियत आज तक पटरी पे नहीं आ सकी। और जमहूरियत की कामयाबी के लिए जब हम देखते हैं, तारीख को देखते हैं, जो जहाँ ममालिक में जमहूरियत तरक्की कर रही है, सही मानों में जमहूरियत है, वहाँ 4-5 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक ये है कि करप्ट लोग सियासत में नहीं होते। अगर करप्शन करते हैं तो वो जेल में चले जाते हैं। अगर आप अपने जो हुक्मरान हैं, सारी सियासी जमातों को देख लें, ब्यूरोक्रेसी को देख लें, और जो नीचे तबके की अदलिया है उसको आप देख लें, कहीं भी जाए आपको करप्शन ही करप्शन मिलती है। तो ऐसे मुआशरे में जमहूरियत कैसे चल सकती है? अपनी जो एक लाजिम चीज़ है वो ये है कि लोगों में आमांगी हो, कि अगर लोगों में आमांगी नहीं और आपस में लड़ते रहते हैं, और लड़ाई किस बात की है कि मैं इक़्तिदार में आ जाऊं और ताकि लूट मार का मुझे मौका मिल जाए, और लूट मार कराने वाले भी बाहर बैठे हुए हैं कि वो लोगों को सेनेटर भी बनवा रहे हैं, MNA भी बना रहे हैं, MP भी बना रहे हैं, ताकि असम्बलियों में जाके वो उनका काम करें, उनकी सोसाइटियों का काम करें, जो भी उनकी बिजनेसेस हैं उनका वो काम करें। तो जहाँ पे कश्मकश हो इक़्तिदार की, और जहाँ पे तजादात मुआशरे के अंदर बहुत ज़्यादा हो, वहाँ जमहूरियत कामयाब नहीं हो सकती। तीसरी बात जो आपने कही है कि गुर्बत 37% लोग गरीब हैं पाकिस्तान पर, वो जो मिडिल क्लास है वो कम हो के 42-43% से 37% हो गई है। ये एक
लम्हा फिक्रिया है जी कि लोग गरीब होते जा, दुनिया में लोग गुर्बत की लकीर से निकलकर मुतवस्सित तबके में जा रहे हैं। हम बैक जा रहे हैं, रिवर्स जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल पूछने की इजाज़त दीजिएगा। एक बड़ा अहम नुक्ता है, जब भी हम जैसे तालिब इल्म इस बारे में सोचते हैं तो एक तरफ तो बहुत ही मायूसी नज़र आती है कि हम, क्योंकि वो कहते हैं ना, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। एक तो ये सूरत हाल होती है, लेकिन दूसरी जानिब हमें तारीख़ दुनिया की ये भी बताती है कि एक इर्तकाई अमल है। जिन जमहूरियतों को आज हम बहुत सराहते हैं या तारीफ़ करते हैं, उन्होंने भी अपने बदतरीन अदवार देखे हैं, शायद उतने ही जितने हम देख रहे हैं या मे भी इससे भी ज़्यादा। और फिर वो इर्तकाई अमल तय करते हुए आज वो इस नतीजे पर पहुँचे कि वो ख़वातीन को उनके राइट्स भी दे रहे हैं, वो इस हद तक अलाउ कर रहे हैं कि हम जैसे लोग जाकर ममालिक में बस सकते हैं, अपनी फैमिलीज तक बना सकते हैं। यानी कि वो एक पूरा अमल था जिसके बाद ये सारे बेसिक राइट्स लोगों तक पहुँचे और जमहूरियत परवान चढ़ी। सवाल मेरा सर ये है कि उस इर्तकाई अमल में से क्या हम गुजर रहे हैं? क्या वो इर्तकाई अमल अभी हमारे यहाँ शुरू ही नहीं हुआ? और अगर गुजर रहे हैं तो मजीद हमें कितना वक्त चाहिए? हम कहाँ स्टैंड करते हैं जब हम भी जाके कहीं आइडियलाइज करें कि हम या हमारी नस्लें वो जमहूरियत का रंग देखेंगी जिसे असल जमहूरियत कहा जाता है? देखिए, ये जो हमारा करप्ट तबका है ना पाकिस्तान का, हुक्मरान तबका, एक तो हमें मौका दे ना मीडिया के ऊपर कि हम जिसने करप्शन की है, हमें इतना जुर्रत तो हो कि हम कह सकें कि आपने करप्शन की है। और करप्ट लोगों की मैं तो इज्जत नहीं करता। अगर आप भी इज्जत करना छोड़ दें और बदकिस्मती से जिस तरह से शाम को आपके प्रोग्रामों में बैठ के मुल्क और कौम के मसाइल हल करते हैं और पीछे उनके करप्शन के अंबार हैं या मीडिया के सामने खड़े होकर सियासी जलसों में जाके, तो देखिए बात यह है कि ये इन लोगों की दलील थी कि जी हम इर्तिकाई अमल से हमें अब 77 ईयर्स हो गए हैं आज़ादी को, और अगर कौमों के ऊपर बहरान आते हैं तो एक बहरान आता है, उसे संभल जाते हैं। हम तो बहरान दर बहरान की चक्की में फंस रहे हैं। और बहरान ये कोई कुदरती आफत की तरह नहीं है कि बारिश हो गई, सैलाब हो गया, सुनामी आ गई, जलजला आ गया। ये हमारे हुक्मरान तबके की करप्शन की वजह से है कि उन्होंने इदारों को तबाह किया हुआ है। आप देखिए आइन क्या कहता है और आपका इलेक्शन कमीशन का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो क्या कहता है? जिठाई से कर रहा है तो आखिर उसके पास किसी की पुष्पनाई है तो कर रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट आज़ाद हो और ताकतवर हो तो कैसे हो सकता है किसी मुल्क में कि अदलिया के फैसलों को इस तरीके से रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाए? लेकिन डॉक्टर साहब, फिर इसमें बेहतरी कैसे आएगी? हम अगर इसमें बेहतरी का पहलू तलाश करने निकलेंगे तो जितने भी साहिब इख्तियार और इख्तिदार हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी शोबे से है या किसी भी इदारे से है, जो हमारे 4 पिलर्स हम कहते हैं, 3 मेनली जिनका हम जिक्र करते हैं, उनमें तो सभी जो फिर फैसला करने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं मुझे और आपको उनसे शिकायत है और वो अपने मफादात के लिए अपना सब कुछ कर रहे हैं और उन्होंने वही पनपे हैं पिछले 76 सालों में, उन्हीं की चीज़ें बेहतर हुई हैं सारे। तो फिर ये बेहतरी आएगी कैसे डॉक्टर साहब? मैं आपको बात वाज़ेह कर दूं कि एक असूल है, तो ये बहुत अच्छा है, बहुत फलसफा भी है, एक इंसान का आलमिया भी है। इट इज़ ए ह्यूमन ट्रेजेडी कि अगर ताकत उसके पास आ जाए तो उसको वो मिसयूज करता है। और वो मिसयूज के कई तरीके होते हैं। मुखालफिन को दबाता है, खामखा के मुकदमात बनाता है, जेलों में रखता है, कत्ल करता है, और अगर उसके ऊपर पाबंदी ना हो तो वो करप्शन करता है। ये तमाम मसाइल हमारे ऊपर हैं कि जमहूरियत में अगर आवाम में ये शऊर नहीं और इदारे वो आज़ादी नहीं हासिल कर सके कि बाज़ कर सकें, लोगों से पूछ सकें कि आपकी हजूर ये आप जो गाड़ियाँ लिए फिरते हैं आपकी दौलत कहाँ से है, किसी आप पूछ सकते हैं? आप देखते हैं अमेरिका में जो बाइडन के बेटे के खिलाफ मुकदमात चल रहे हैं और कौन चला रहा है? जस्टिस डिपार्टमेंट चला रहा है। जस्टिस डिपार्टमेंट फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है क्या? अगर मुदाखलत की किसी भी सूरत में सदर बाइडन ने कर भी नहीं सकता, कोई मानने के लिए भी तैयार नहीं है। सिर्फ एक फ़ोन कॉल भी उसका कि ये जी ये कर दें, सिर्फ ये मुदाखलत समझी जाएगी, उसके खिलाफ इम्पीचमेंट हो सकती है, मुआवजा हो सकता है, जिसकी कार्रवाई एक वहाँ पे सेनेटर है उसने शुरू भी कर दी है कि इसने जब नैब सदर था तो इसने अपने बेटे की तिजारत या किसी मामलात में इसने कोई मुदाखलत की थी, उसकी ठीक होगी। यहाँ तो रोजाना के मामूल के ऊपर एक आपका MNA MP उठता है, GC साहब के और SP साहब के दफ्तर चलाता है, ये करें ये करें ये करें, सारी ब्यूरोक्रेसी हुक्म चला रहे।
मुदाखला तो ये है, अगर इस तरह मुदाखलत हो तो इदारे कैसे आज़ाद होंगे? इदारे आज़ाद इसलिए नहीं रखे गए हैं कि ताकि ये जो हमारा करप्ट हुक्मरान तबका है ये इसके ताबे रहे। बिल्कुल। अवाम में अगर वो शऊर नहीं है कि इनका मुआवजा कर सके, इनका मुहासबा कर सके, इदारे ठीक है, तो फिर जमहूरियत नहीं चल सकती। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया और इस इंतहाई अहम मौजू पे अपने ख्यालात का इजहार किया। दानिश्वर हैं डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब, बात कर रहे थे सियासत के हवाले से। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। टू एक्सप्रेस अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट फैशन ऑफ फन, जिसमें निम्रा नासिर आज हमें बता रही हैं कि जो पर्ल से बने बैग्स हैं वो कैसे बनाए जा सकते हैं और उनकी लागत कितनी आती है। देखते हैं आज के सेगमेंट। मेरे साथ आमना मौजूद है जो ये सारे बैग्स बनाती हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैं आपके बैग्स देख रही थी और आप मेरी जितनी एज की लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशन है कि इस एज के अंदर भी आप इतना ज़्यादा अच्छा कमा लेती हैं इन बैग्स से। तो आपने बेसिकली स्टार्ट कहाँ से किया था? मैंने इसको 1 ईयर पहले स्टार्ट किया था। 1 ईयर पहले? यस। जब मैं सोच रही थी बिज़नेस के बारे में तो डिफरेंट आइडियाज़ पे मैं सोच रही थी। मैं ऐसा चाह रही थी कि मैं बैग्स ही बनाना चाह रही थी, लेकिन कुछ इस तरह के बैग्स हों, कुछ आर्टिस्टिक टाइप। अच्छा, तो इस काम के अंदर आपकी फैमिली की कितनी सपोर्ट थी? मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मेरे पापा ने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया है। मामा मेरे साथ बनाती हैं। पापा भी अक्सर मुझे अच्छा, आपने उनको भी सिखा दिया? मेरी मामा को भी आते हैं। अक्सर ऑर्डर्स वगैरह ज़्यादा हो जाए तो मेरे पापा भी मेरे साथ काम करते हैं। अच्छा, तो अब आप जिस आप बोल रही थी बाबा को कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, तो आर यू फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट राइट नाउ? हाँ, मैं कह सकती हूँ कि मैं फाइनेंशियली अब इंडिपेंडेंट हूँ। अपना खर्चा खुद पूरा करती हो? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। अब मैं अपनी असाइनमेंट्स की भी सारी खर्चे वगैरह और अपनी फ़ी वगैरह वो चीज़ें। अच्छा, आपने फ़ी भी खुद पे करती हो? माशाल्लाह। अच्छा, आपने सितंबर में अपना काम स्टार्ट किया था, तो आपको रिस्पॉन्स कब से आना शुरू हुआ इसका? मैंने इसको सितंबर में आहिस्ता आहिस्ता मतलब स्टार्ट किया। शुरू में ही मुझे माशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स आने लग गया, क्योंकि ये एक न्यू चीज़ थी। जैसे मैं चाह रही थी कि मैं कुछ न्यू करूँ ताकि मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आए, तो अल्लाह का शुक्र है कि वैसा ही हुआ। मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। आपने माशाल्लाह से ये चीज़ स्टार्ट किया है, लेकिन मैं और भी इंस्टाग्राम पेजेस देखती हूँ जहाँ पे लोगों ने लिखा होता है कि हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है ये वो, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, फैशन में पसंद है ये चीज़? मुझे अच्छा लगता है। फैशन में यही होता है कि चीज़ें दोबारा वही चीज़ें वापस आती हैं। ऐसा नहीं कि आपने कुछ इन्वेंट किया, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने ये काम इसीलिए स्टार्ट किया था कि कोई और नहीं कर रहा, ताकि मुझे कुछ मतलब समथिंग यूनिक, हाँ, कुछ यूनिक मैं कर सकूं और मेरी अच्छी मतलब इसमें सेल्स हो। अच्छा, जैसे कि मेरे सामने छोटा सा बैग पड़ा हुआ है, तो ये कौन से मटेरियल का बना हुआ है? ये पर्ल्स में बना हुआ है। और ये एक्रेलिक पर्ल्स है? हाँ, सिल्वर एक्रेलिक। अच्छा, तो इसको बनाने में तो बहुत छोटा सा मुझे लग रहा है। इसको बनाने में टाइम कितना लगा था? इसको बनाने में 2-3 आवर्स लग जाते हैं। ओके, 2-3 आवर्स इस छोटे से बैग को बनाने में लग जाते हैं। अच्छा, ये बैग कितने का होगा? इसकी प्राइस? ये वाला बैग 1000 का है। और अगर यही बैग सेम क्रिस्टल में हम बनाएं तो फिर उसकी प्राइस? इसकी 1300 होती है। ओके। तो इसके ऊपर लागत कितनी आई होगी आपकी? इसमें आप कह लें कि 500 to 600 तक मेरा चला जाता है। तो इतना तो ऑब्वियसली आप डिजर्व भी करती हैं कि आपने जितना ऊपर इसका प्रॉफिट लगाया, तो ऑब्वियसली आप डिजर्व भी करते हैं। आपकी मेहनत है, आपका काम है, आपका टाइम है। मटेरियल की कॉस्ट के साथ साथ वर्किंग आवर्स की कॉस्ट भी वो ऐड करनी होती है ना। तो चलिए अब हम सीखते हैं ये बैग्स बनाना, और मेरे साथ साथ आप भी सीखिए ताकि आप भी घर बैठे बिजनेस स्टार्ट कर सकें। चलें। अच्छा, ये वायर जो आपने मुझे दी है, हम इससे स्टार्ट करने लगे हैं। कौन सी वायर है? इसका नाम फिश वायर है। ओके। नायलॉन से बनी होती है। ठीक है। ये वायर काफ़ी मजबूत होती है। अच्छा, ये आपने 4 बीड्स लेने हैं। ठीक है। तीनों बीड्स डाल के तो कर लिया, फिर वो टर्न हो गया। इसी तरह ये पूरी एक पट्टी बनती है, पट्टियाँ बनती हैं, फिर उन्हीं पट्टियों को आपस में जोड़ना होता है और फिर बैग की शेप आती है। ओके। अच्छा, तो ये मेरी ट्राई है और ये एक प्रोफेशनल की ट्राई है। ये इतना इजी नहीं था जितना ये दिख रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि प्रैक्टिस करने से हम बना ही सकते हैं ना? यस, एग्जैक्टली। अच्छा, तो जैसे आप पैच बना रही हैं, तो ऐसे पैचेस बना के हम जोड़ेंगे। फिर जब आप इसमें काम करना स्टार्ट कर लेते हैं तो फिर आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि आपके लिए क्या ज़्यादा इजी है। एक ये भी तरीका होता है कि आप ऐसे पैच बनाओ, फिर आप उसको बिल्डअप करो ऊपर तक। अच्छा, अभी तो इसको बनने में लगेगा टाइम, लेकिन इसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा? इसमें ये वाला बैग, ये देखिए, ठीक है, ये वाला बैग बनेगा।
तो इसको कितना टाइम लगेगा बनाने में? इसको कम टाइम लगेगा, इसको 1 आवर लग जाएगा। अच्छा 1 आवर लगेगा, क्योंकि ये बीड्स बड़े हैं हमारे Beads पास। बड़े हैं जी। तो जल्दी बन जाएगा। तो इसकी कॉस्ट क्या होगी? ये वाला बैग 25 से 3000 तक होगा। तो आपकी 1 घंटे की मेहनत से आप 2500 से 3000 रुपए घर बैठे कमा सकती हैं। तो फिर देर किस बात की है, अभी सीखिए और पैसे कमाना शुरू करें। तो आपकी कलेक्शन तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो मैं आपकी कलेक्शन देखना चाह रही थी सारी। Exactly, तो ज़रूर। चलें। अच्छा, इस तरह के आजकल मिनिएचर बैग्स बहुत ज़्यादा फैशन में आए हुए हैं, बहुत वेल नोन ब्रांड्स हैं जो इस तरह के बैग्स निकाल रहे हैं, लेकिन बीड्स में मैंने ये बैग पहली दफ़ा देखा है। तो ये इतने छोटे से बैग बीड्स में बनाए कैसे हैं आपने? ये जो बैग है ना, ये सबसे छोटा है, लेकिन इस पे सबसे ज़्यादा मेहनत होती है। अगर आप मुझे पूछें ना कि सबसे ज़्यादा टाइम किस बैग पे लगता है, मैं इस पे कहूँगी, क्योंकि ये छोटे छोटे बीड्स हैं, इनके सुराख ही नहीं नज़र आते आपको, और इस पे काम करते करते बहुत टायरिंग होता है, लेकिन इतना ही क्यूट निकलता है फिर बाद में। अच्छा, तो यहाँ पे मुझे बैग्स की एक और कैटेगरी नज़र आ गई है। इसका तो आपने मुझे बताया था कि ये CNC वाली वुड है, लेकिन ये क्या है? ये एक्रेलिक शीट है। अच्छा। इसमें भी काफ़ी पॉसिबल, अगर आप चाहें इसमें पाउच रख लें, वैसे इस तरह ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ जी। और ये इसके अंदर शीट है। आई फील है कि पाउच के साथ तो पता नहीं लगेगा इतना कि ये क्या चीज़ बनी हुई है। इसकी यही खूबसूरती है कि ट्रांसपेरेंट शीट लगी हुई है। इसमें बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप बहुत, जैसे मैंने ये किया ना, ये CNC कटिंग, मैंने ये डिज़ाइन बनाया और फिर मैंने ये कटिंग करवाई है, तो इसमें और भी आप आर्ट वर्क कर सकते हैं इस पर। अच्छा, हमने किसी को बैग बनवाना हो तो आपको अप्रोच किस तरह से करें? वो मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है आमिना आर्ट के नाम से, amina.art। वहाँ पे मुझे मैसेज करें, अपनी डिटेल्स वगैरह शेयर करें और आपका ऑर्डर प्लेस कर लूँगी। तो जैसे ही कस्टमर हम जैसा आपको कहेंगे आप वैसा बना Exactly, देंगे। वैसा। हम पिक्चर भेज सकते हैं आपको, आप बिल्कुल वैसा बना देंगे। यस। आज हमने बीट से बैग्स बनाना सीखे और सीखा कि हम घर बैठे अपने हुनर से किस तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की सेगमेंट आपके लिए मोटिवेशन रहा होगा और आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगी। आपसे मुलाकात हैं इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में बात करेंगे थिएटर के सबसे बड़े फेस्टिवल के बारे में, जो कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के ज़ेरे एहतमाम हो रहा है। इसमें पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में पाकिस्तान भर से 27 थिएटर ग्रुप्स, जबकि 7 इंटरनेशनल थिएटर ग्रुप्स हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें अमेरिका, ईरान, तुर्किया, जर्मनी, श्रीलंका वगैरह के ग्रुप्स शामिल हैं। 30 रोज़ा जी ये थिएटर फेस्टिवल है। 45 शोज़ होंगे, मुख्तलिफ वर्कशॉप्स होंगी, कुछ मुबाहिसे भी मुनक्किद किए जाएंगे। जबकि थिएटर फेस्टिवल में जी उर्दू, इंग्लिश, फारसी, सिंधी जबकि पंजाबी ज़बानों में थिएटर पेश किए जाएंगे और रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ खेल भी पेश किए जाएंगे। और इस हवाले से हमने सोचा कि इस थिएटर फेस्टिवल को ऑलरेडी भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं अपने शो में, क्योंकि 30 रोज़ा ये फेस्टिवल है। मुख्तलिफ जो तरबीती वर्कशॉप्स हैं उसका भी सिलसिला शुरू कर दिया गया है और इसी हवाले से हमने सोचा कि आज बात की जाए और इस थिएटर में जो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन हो रही है मुख्तलिफ ग्रुप्स की शक्ल में, उसके एक आर्टिस्ट आज हमारे साथ मौजूद है। ज़ईम नसीब मौजूद हैं, जो कि खुद क्वालिफाइड है, ग्रेजुएशन किया हुआ इन्होंने थिएटर आर्ट्स को ही लेकर, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो थिएटर प्लेज हैं उसके अंदर परफॉर्म भी कर चुके हैं, टीवी कमर्शल्स हों, इसके अलावा टेलीफिल्म के अंदर भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। इज़ एन आर्टिस्ट। उनसे ज़रा बात करते हैं कि वो किस हद तक इस थिएटर एक्टिविटी को पाकिस्तान के लिए, हमारे माशरे के लिए प्रोडक्टिव समझते हैं और अब तक जो इस पे जब से ये आगाज़ हुआ है तो लोगों की दिलचस्पी किस तरह, ये सब कुछ हम ज़ईम से पूछते हैं। ज़ईम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। एक तो कुछ इंट्रोडक्शन मैंने आपका कराया, बट आई वुड लव अगर आप खुद भी अपने बारे में बताइए, अब तक आप क्या क्या कर चुके हैं थिएटर को लेकर, थिएटर आर्ट्स को लेकर, और उसके साथ साथ ये जो थिएटर फेस्टिवल है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इस वक्त, ये जो बहुत एक सख्ती का दौर है, इसको लेकर ये कितना हेल्पफुल है ऐसी एक्टिविटी का होना? सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम एंड मैं आर्ट्स काउंसिल का ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ और हम एक प्ले करने वाले हैं इस फेस्टिवल के अंदर, लव एट 70s। तो ये बिल्कुल जो है ना फार्स प्ले है, कॉमेडी प्ले है और इसके अंदर 9 से 10 कैरेक्टर्स हैं, जिसमें पूरा एक फैमिली का सिस्टम दिखाया है उसके अंदर। और लव एट 70s, तो 70s में आपको पता है कि प्यार करना कितना मुश्किल था, तो उसमें ये सारी चीज़ें हैं कि लाइक दादा हैं, दादी हैं, खुशी मोहम्मद है मेरे वाले साहब, मेरा नाम है नाहिद रज़ा। तो नाहिद रज़ा जो है ना, आप लोग को पता है कि जैसे पुराने वक्तों में नाम रख दिए जाते थे लड़कियों के, लड़कों के काफ़ी पुराने होते थे, तो जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनको ये नाम अच्छा नहीं लग रहा होता। तो मेरा भी इसमें यही इशू है कि मैं अपने दादा से, वाले साहब से बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने मेरा नाम ये क्यों रख दिया है। तो उसमें मेरी एक गर्लफ्रेंड है परवीन,
तो उनसे जो है ना लाइक नाहिद मैं की प्यार girlfriend है करता हूँ, परवीन। लेकिन मैं घर पे नहीं बता सकता। सॉरी, नाहिद की गर्लफ्रेंड है परवीन। नाहिद की गर्लफ्रेंड है परवीन और नाहिद जो है ना वो घर पे बता नहीं सकता है, क्योंकि आपको पता है कि पहले आप इस तरीके से घर पे बात नहीं कर सकते किसी बड़ों से कि आप किसी से प्यार करते हैं या शादी करना चाहते हैं, तो उस चीज़ को मैं काफ़ी छुपा रहा होता हूँ। और सबसे बेस्ट पार्ट इसका ये है कि जो हमारे दादा हैं फैमिली में, वो खुद चाहते हैं कि मैं जो है ना दादी को छोड़ के दूसरी शादी कर लूँ। तो काफ़ी मज़े का सीन है, घर वाले सब उनको रोकते हैं कि दादा आप इस उम्र में क्या कर रहे हैं। तो फिर इन दी एंड होता ये है कि इसको जो है ना हम दादा के साथ, सॉरी मैं ज़हीम ये कह रहा था कि ऐसे जो प्लेज होते हैं उनको टेलीविजन या कैमरा के जरिए दिखाना तो कंपैरेटिवली आसान होता है, लेकिन क्या थिएटर पे इस कहानी को उस तरह से पोर्ट्रे करना इतना आसान है और आसानी से हो पाया है ये? देखें, थिएटर बिल्कुल एक अलग जॉनरा है। टेलीविज़न पे आप कोई भी चीज़ होता है उस पर शूट करते हैं, रीटेक होता है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन थिएटर एक ऐसी फॉर्म है जिसमें जो भी हो रहा है ना वो लाइव आपके सामने हो रहा है, तो ऑडियंस को वो एनर्जी, वो सारी चीज़ें जो है ना बिल्कुल लाइव फील हो रही होती हैं। तो उसमें लाइक एज अ ऑडियंस भी और एज अ परफॉर्मर भी आपको देखने में भी और परफॉर्म करने में भी, तो इन दोनों चीज़ों को ना एक इंडिविजुअली एज अ ह्यूमन आप काफ़ी इंजॉय करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ज़हीम, जिस हिसाब ने खुद भी कहा कि थिएटर में आपको उसी वक्त रिस्पांस मिल रहा होता है, ऑडियंस की क्लैप से आप आइडिया कर लेते हैं कि किस तरह का वो आपको आपके प्ले को पसंद करे या नहीं, लेकिन ये जो फेस्टिवल हो रहा है हम ज़रूर चाहेंगे, ऑब्वियसली आप तो प्ले कर रहे हैं, लेकिन मुख्तलिफ इंटरनेशनल ग्रुप्स भी यहाँ पर आए हैं थिएटर को लेके, और ऑब्वियसली इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ दो के इंटरेक्ट करना, उनका काम का तरीकाकार देखना, उसको एक्सपीरियंस करना, ये भी एक डेफिनेटली बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस है। अभी तक कैसा जा रहा है इन ग्रुप्स को परफॉर्म करता देखकर और खुद भी इनके साथ पार्टिसिपेट करके? देखिए, आपको पाकिस्तानी आर्टिस्ट को आप देखते हैं, हमारी ज़बान जो है हम इसको भी एक्सप्लोर कर चुके हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट आते हैं हमारे पास, तो उनसे एज एन आर्टिस्ट आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, आप काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस में और हमारे एक्सपीरियंसेस में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो वो जो चीज़ कर रहे होते हैं उनसे आपको नई नई क्रिएटिव चीज़ें मिलती हैं, आप सीखने का काफ़ी मौका मिलता है, और उनके जो आइडियाज़ होते हैं वो लाइक काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो ये होता है कि एज अ स्टूडेंट आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है उनके साथ काम करने का, और जो वर्कशॉप दे रहे होते हैं, वर्कशॉप्स में आपको काफ़ी नई नई यूनिक चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो काफ़ी अच्छा रहता है इन लोगों के साथ काम करना। तो एंड पे क्या फिर नाहिद को क्या कहते हैं उसको, नाहिद को परवीन मिली? हाँ, ये नाहिद को परवीन मिली। नाहिद रजा नाम है, यस। तो नाहिद को परवीन मिल जाती है? परवीन उसको एंड में मिल जाएगी, क्योंकि जब दादा जो है अपनी शादी के लिए पीछे पड़े होंगे, घर वालों को खिलाफ हो जाएंगे, दादा बिल्कुल अलग हो जाएंगे। अरे वाह। तो परवीन इन दी एंड जो है ना, परवीन के अंदर ऐसा हो जाएगा कि वो नाहिद रजा बोलेगा कि भाई दादा, जब आप इस उम्र में शादी कर सकते हैं तो मैं अपने लिए क्यों आवाज उठा नहीं सकता। तो ये तो बहुत से काफी कॉमेडी प्ले है, ये तो बहुत से लोगों के दिल की बात आप निकाल के, दिल के जज्बात निकाल रहे हैं। ये लिखा किसने है जी? प्ले किसकी तहरीर रही है? ये ताबिश रिजवी हैं इस प्ले के राइटर, और इसको जो डायरेक्ट कर रहे हैं वो आज़िब खान डायरेक्ट कर रहे हैं। वो भी आर्ट्स काउंसिल के ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, तो वो ही इस प्ले को डायरेक्ट कर रहे हैं। तो नए जो आर्टिस्ट हैं, आप भी करियर के अभी स्टार्ट में ही हैं, कितना हेल्प करेगा ये थिएटर फेस्टिवल, और ऐसे फेस्टिवल्स का होना कितना ज़रूरी है, ये भी बताइए हमें ज़हीम, ताकि जो नए आर्टिस्ट हैं या नए राइटर्स हैं, परफॉर्मर्स हैं, उनको कितना हेल्प आउट करेगा ये उनके करियर में? देखें, ये फेस्टिवल होना पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिल्कुल जो न्यू एक्टर्स आ रहे हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, और इस फेस्टिवल के ज़रिए ये है कि ये जो फेस्टिवल हो रहा है इसमें काफ़ी लोग, पूरी मीडिया इंडस्ट्री, डायरेक्टर्स, एक्टर्स सब देखने के लिए आते हैं, थिएटर प्लेस वगैरह। तो उसमें स्टूडेंट के लिए और एज एन एक्टर के लिए अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपना बेस्ट दे, ताकि क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, किसी के भी आप आंख में भाग है, किसी भी डायरेक्टर को आप समझ में आ गए, तो वो ये होता है कि आपके लिए बड़ी अच्छी चांसेस काफी इंक्रीज हो जाते हैं। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल जाहिद अहमद हैं, हमारे आजकल बहुत मशहूर एक्टर हैं, मेरे वो पुराने दफ्तर में कोलीग भी रहे हैं, और वो उस वक्त सिर्फ थिएटर करते थे और शौकिया करते थे, एंड देन उन्होंने कायद आज़म का रोल प्ले किया, अनवर मकसूद साहब का आई थिंक प्ले था, एंड उससे फिर उनका करियर शुरू हुआ, और पाकिस्तान के बेहतरीन अदाकारों में उनका शुमार होता है। तो ये बिल्कुल आपकी ठीक बात है। अच्छा, दूसरा ये भी बता दीजिए ज़हीम के हमारे पाकिस्तान के अंदर ये जो हो रहा है, इसकी तरबियत, और जारी बात है इसको बड़ा वक्त चाहिए होता है, क्या आप फुल टाइम एक आर्टिस्ट है या काम करने के साथ साथ आप ये करते हैं? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या आप बतौर आर्टिस्ट फुल टाइम आप इस
इसको कर सकते हैं, आपका ब्रेड एंड बटर चला सकता है ये, या नहीं एज अ शौक करना पड़ता है और वक्त लगेगा इसमें बाद में अपना करियर बनाने में? देखिए, मैं एक चीज़ को क्लियर करूंगा एज एन थिएटर आर्टिस्ट जो है ना, लाइक आप देखें टीवी का मार्जिन अलग होता है और थिएटर का अलग होता है, लेकिन इसको थिएटर को कंटिन्यूसली करने से ये होता है कि आपका क्राफ्ट अच्छा होता है, आपकी एक्टिंग इंप्रूव होती है, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम चीज़ें पता चल रही होती है कि मैं कहाँ वीक हूँ, मैं कहाँ स्ट्रांग हूँ, तो आपको अपनी जो फीचर्स है ना उनका पता लगने लग जाता है, तो फिर जिस चीज़ में आप वीक होते हैं आप उसके ऊपर काम करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लाइक थिएटर करें और अपने क्राफ्ट को और अच्छा करें, ताकि आप टीवी पे जो है ना आपकी एक्टिंग और इम्प्रूव और अच्छी नजर आए। ज़हीम, अभी तक पब्लिक का कैसा रिस्पॉन्स है? दो कि हम देख रहे थे अपने टीवी पे भी और मुख्तलिफ न्यूज़ में भी कि जो थिएटर फेस्टिवल है इसका रिस्पॉन्स अच्छा है। अब जो प्लेज हो रहे हैं, जो क्वालिटी वर्क आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हो, अब कैसा रिस्पॉन्स है पब्लिक का उसको लेकर? पब्लिक का रिस्पॉन्स जो है ना वो मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि हर शोज, हर थिएटर प्लेस बिल्कुल फुल हाउस जा रहे हैं, लाइक फुल हाउस। लाइक मैं स्टूडेंट हूँ आर्ट्स काउंसिल का, मैं सीट पे बैठ के अभी तक मैंने 3 से 4 प्लेस देखे हैं, क्योंकि मेरी रिहर्सल भी चल रही है, क्योंकि जो मैं प्ले करने वाला हूँ। मना कर दिया। सॉरी मैंने कहा हम तो आपसे पासेस मांगने वाले थे, आपने पहले ही मना कर दिया कि मुझे तो खुद सीट नहीं मिल रही। मैं ये आपको यही बता रहा था कि मैं खुद स्टेज पे जो है ना अपने दोस्तों के साथ बैठ के देख रहा हूँ, क्योंकि मैं जब रिहर्सल से फ्री होके जाता हूँ, लाइक प्ले स्टार्ट होने वाला होता है, 5-4 मिनट रहते हैं, तो उस टाइम तक फुल हाउस हो चुका होता है कि बिल्कुल भी जगह नहीं होती। तो आपको अगर आना है तो आप टाइम से पहले आए। जबरदस्त। हम तो खैर लाहौर में वी विश इफ वी कुड कम और पास लेके खरीद के आते हैं, सपोर्ट करते हैं बिल्कुल इस एक्टिविटी को। बहुत अच्छी है ज़हीम, आपसे मिलकर अच्छा लगा हमें, और लग रहा है कि आने वाला वक्त इंशाल्लाह आपके लिए मजीद बेहतरी लेके आएगा आपके आर्ट को लेकर। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। इन दी एंड आप जो लोग देख रहे हैं इस वक्त, खास तौर पे कराची हाइट्स और आसपास के भी, उनको इस फेस्टिवल को लेकर कोई पैगाम देना चाहें कि वो आएं, देखें, एनीथिंग दैट यू लाइक टू से इन दी एंड? ज़हीम। बिल्कुल, ये फेस्टिवल देखने के लिए आप आएँ, क्योंकि इसमें डिफरेंट जॉनरास के थिएटर प्लेस हो रहे हैं, कॉमेडी है, थ्रिलर है, मूवमेंट बेस हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको एंटरटेनमेंट के लिए देखने को मिलेंगी। और मैं जो प्ले कर रहा हूँ वो 7 अक्टूबर को हो रहा है एट 7 PM ऑडी 2 लव एट 70s। तो मैं सबसे कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर प्ले देखने आएँ और बाकी प्लेस भी देखें, क्योंकि सारे प्लेस काफ़ी मज़े के हैं। डेफिनेटली थैंक यू वेरी मच ज़हीम, बहुत शुक्रिया एंड गुड लक फॉर योर प्ले जो 7th ऑफ अक्टूबर को होने वाला है। 30 डेज पर मुश्तमिल जी ये फेस्टिवल है, इसमें मुख्तलिफ प्लेस हो रहे हैं और उनके एक आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, उनसे की मुलाकात करवाई। अभी मैं एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे जाते जाते, प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम के हवाले से। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका को 8 विकेटों से हराकर वनडे वुमेन सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच अपने नाम कर लिया। आपको कुछ मनाजिर भी दिखा देते हैं। मेहमान टीम साउथ अफ्रीका की हम बात कर रहे हैं, पहले ही दोनों मैचेस जीतकर सीरीज अपने नाम कर चुकी है। सीरीज में वाहिद फतह हासिल करने के बाद पाकिस्तान की टीम 12 पॉइंट्स के साथ चौथी से दूसरी पोजीशन पर आ गई है रैंकिंग के अंदर। नेशनल स्टेडियम कराची की ये मनाजिर है जहां पर डे एंड नाइट मैचेस हुए और पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने इस मैच के अंदर, जिसका हम तस्करा कर रहे हैं, 186 रन का हदफ 2 विकेटें गंवाकर 38वें ओवर में हासिल कर लिया। सिद्रा अमीन और बिस्मा मारूफ के दरमियान दूसरी विकेट की शराकत में बनने वाले 110 रन की बदौलत पाकिस्तान की टीम इस मैच को जीत पाई। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि टूर्नामेंट जो था, जो सीरीज थी, वो बहरहाल साउथ अफ्रीका के नाम रही। इसके अलावा 6 चौकों की मदद से 68 रन बनाने वाली सिद्रा अमीन साहिबा आईसीसी विमेन बैटिंग रैंकिंग में पहले दर्जे पर आ गई हैं और जो साउथ अफ्रीका की नाडियन डी क्लर्क हैं वो प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाई अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद इस सीरीज में। इस हवाले से हमने आपको बता दिया और अब हम याद करेंगे बेमिसाल अदाकारी से लोगों के दिलों पर राज करने वाले एक बेहतरीन अदाकार जमील फ़खरी साहब की, जिनके मदाद उनकी सालगिरह मना रहे हैं। जमील फ़खरी साहब के हवाले से आपको बताएं तो 15 सितंबर को लाहौर में पैदा हुए। 1946 को उन्होंने 60 की दहाई में अदाकारी की दुनिया में एंट्री दी और जमील फ़खरी का ड्रामा अंधेरा उजाला में जो उनका किरदार था इंस्पेक्टर जाफर हुसैन का, उनकी शनाख्त बन गया। जमील फ़खरी साहब को हमने याद किया। प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में आपको पता है कि हम आपको अपने शो, सबसे फेवरेट शो कारवां सराय के हवाले से बताते हैं, जो इतवार की शाम 7:05 पे एक्सप्रेस न्यूज़ पे आता है, जिसमें तार साहब कश्मीर के हवाले से पिछले कुछ एपिसोड्स में बता रहे हैं। तो इस एपिसोड में क्या आपको बताएंगे कश्मीर सीरीज़ के हवाले से, देखते हैं उसकी कुछ झलकियाँ। जनाब, ये किस्सा है आज से तकरीबन 68 साल पहले का। मेरा ख्याल है कि 1955
तो गवर्नमेंट कॉलेज के जो नोटिस बोर्ड था उसके ऊपर एक नोटिस लगा हुआ था और उसकी हेडलाइन थी किशन गंगा एक्सपीडिशन, कि एक एक्सपीडिशन जा रही है किशन गंगा, और जिसने जिसने जाना है वो ख्वाजा साहब जो फिज़िकल इंस्ट्रक्टर हैं उनके पास हाज़िरी दे, फिज़िकल चेकअप होगा। अच्छा, ये वो दिन थे जब हम बेखतर आतिश नमरूद में कूद पड़ा करते थे, और जब हर दरख्त से शब्द लगता था और हर बतख जो है वो राजहंस दिखाई देती थी। ये खबर जब पहुंची अम्मी जान को तो उन्होंने तो इनकार कर दिया, उनका मैं तो नहीं जाने दूंगी। आप जानिए हम कुछ 16-17 साल के थे, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं कहाँ किशन गंगा कहाँ पे है और वहाँ रीछ होंगे और मेरे बच्चे को रीछ उठा के ले जाएगा। अब रीछ अपने ही हम शक्ल और अपने ही रंग वाले एक बच्चे को क्यों कर उठा के ले जाएगा, कोई गोरा चिट्टा बच्चा उठा के ले जाए तो बात भी है। बहरहाल वालिद साहब ने उन्हें राज़ी कर लिया, और इसकी बुनियाद जो थी ना रीछों की, वो एक और किस्से पर थी जो वालिद साहब ने सुनाया था। उनका कहना था कि वो कश्मीर में कहीं जा रहे थे, बस में बैठे हुए, तो उनके नेक्स्ट जो आदमी बैठा हुआ था कश्मीरी, उसने निक्कर टाइप एक लंगोट पहना हुआ था और उसकी तमाम टांगों पर धब्बे थे जिस तरह कोई बीमारी लाक होती। तो वो कहने लगा कि मैं ये इसलिए पहनता हूँ कि इनको हवा लगनी चाहिए वरना दर्द होती है। तो वालिद साहब ने पूछा ये क्या हुआ क्या है? कहने लगा कि मैं एक लकड़ आ रहा हूँ, एक रोज़ मैं अपने गांव से नज़दीकी जंगल गया और वहाँ रीछ बहुत होते और रीछ हमें कुछ कहते नहीं थे। ख़वातीनो ज़रा जब इंसान और जानवर जो हैं अगर वो निडर हों, उनको ये खदशा ना हो कि ये हमें नुकसान पहुँचाएगा, तो वो बखूबी एक दूसरे के साथ गुजारा कर सकते हैं, वो कभी हमला नहीं करेंगे। लेकिन कहने लगा कि एक रीछ आया, बड़ा बदतमीज़ किस्म का रीछ था, और वो सीधा खड़ा हो गया अपने दोनों पाँव पे। यानी इसको शारदा पीठ कहते हैं, यानी शारदा की निशिस्त आप कह लें। और शारदा जो है वो एक देवी भी थी, कई कहते हैं कि सरस्वती देवी जो थी वहाँ उसका आस्थाना था, और पूरे कश्मीर से जो हिंदू हैं वो वहाँ पे आया करते थे उसका दीदार करने। और सूरज मंदिर और अमरनाथ और शारदा, ये तीन इनके सबसे मुक़द्दस मुकामात थे। इसकी तारीख़ जो है कई कहते हैं कि 2000 साल पहले तक जाती, और जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ तकरीबन 1500 स्टूडेंट्स पढ़ते थे, और ये उस इलाके की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी यहाँ पे थी। और जो निसाब था उसमें आर्किटेक्चर भी था, फ़िलासफ़ी भी था, मज़हब भी था, और इस तरह 3-4 बहुत मॉडर्न। तो माता शारदा देवी कहलाती थी। सो जनाब देखना मत भूलिएगा कारवां सराय इतवार की शाम 7:05 पर। हमें प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। हैव अ वेरी नाइस वीकेंड एंड योरसेल्फ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी ऑन मंडे। सबर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सबर कर लिया मैंने।